हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which retain their identity in solid state as well as dissolved state। मतलब अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी पानी में भी डाल देते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, वो प्रॉपर डिसोसिएट नहीं हो जाता। अगर वो कंपाउंड डिसोसिएट हो जाता है तो वो कौन सा होते हैं, डबल सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इस टाइप से दिखता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होता है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले अंदर वाली जो चीज है ये अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारा यहाँ पे K4 दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो है हमारा काउंटर आयन। मैग्नीज Mn जो है वो सेंट्रल मेटल एटम। Cn हमारा यहाँ पे लिगेंड है। 6 जो लिखा हुआ है इसके नीचे वो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि कितने लिगेंड अटैच हैं मेटल के साथ डायरेक्ट। ठीक है, और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसका IUPAC नेम देखो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा K4, तो लिखो पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद लिखोगे तुम हेक्सा साइनो मैग्नेटेट। मतलब हेक्सा क्यों लगाया है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है किसके, साइनाइड आयन के। तो साइनाइड जो है वो साइनो में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीज जो है वो मैग्नेटेट में हो जाएगा। ठीक है, मेटल के पीछे 8 लग जाएगा और जो हमारा लिगेंड नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके पीछे O लग जाता है, जिसे साइनाइड साइनो बन गया। आयोडीन होता तो आइडो बन जाता। ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली हम इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, मैग्नीज का, कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड्स के साथ अटैच है। तो कितने लिगेंड्स के साथ अटैच था, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। फिर हम बात करते हैं शेप की। तो हमें पता है 6 जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या उसकी शेप क्या होगी फिर, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या होती, 2 शेप होती, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, वो अलग अलग बातें हो जाती कि किसमें क्या होता है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे। अभी मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम की ही बातें करेंगे हम सारी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे, मैग्नीज की। कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा जो ऊपर हमने ये देखा था, तो इसमें जिसकी हमें नहीं पता उसे हम X मान लेंगे। और मेरा कहने का मतलब है कि जिसकी निकालनी है उसको X मान लेंगे, बाकी सबकी वैल्यू इसको पुट कर देंगे और वहां से हमें X मतलब मैग्नीज की निकल जाएगी। तो मैंने ऐसे लिखा है X -6 इक्वल्स टू -4, क्योंकि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो वो टोटल कितने थे, 6, तो यहाँ हो गया -6 इक्वल्स टू पोटेशियम के ऊपर नीचे जो 4 था वो ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 चला जाएगा। तो ऐसे हमारा X की वैल्यू आ गई +2, मतलब जो Mn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो साइनाइड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं जल्द से जल्द आपको अच्छे से लर्न करवाऊंगी। और फिर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हमने देखा जो Mn2+ में था, तो हम उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखेंगे। तो क्या होती है 3d5 4s2, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो पीछे से, तो क्या बचा 3d5। तो 3d5 को हम d ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। अभी हमने ऊपर देखा है कि साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो हमारा ऐसे पेयर हो जाएगा, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3। ठीक है, D2 अंदर वाला यूज हो रहा है तो लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर होता sp3d2 तो होता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी मैंने आपको बताई है 3d5
अगर इसको हम T2G और EG11 में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखा जाएगा T2G5 और EG0, क्योंकि नीचे ही हो गया ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो गई नीचे ही। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? एक। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग उतना ही होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.73 ऐसे होएगा, अगर 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9। ठीक है, इससे आप अच्छे से लर्न कर सकते हो इसे। ठीक है, उसके बाद हमने पता है अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी होता है तो वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड हो, पेयर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो Cn नेगेटिव है एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। हम लिगेंड की डेंटिसिटी भी बताते हैं कि वो मोनो है, डाई है, ट्राई है, पोली है। ठीक है, मतलब वो कितनी साइड से अपने लिगेंड को डोनेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसके बारे में काफी पढ़ लिया, इसकी डेंटिसिटी, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है ये भी बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, शेप और कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC नेम, इसके बारे में हमने सारी डिटेल्स को देख लिया है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।